अच्छा, तो दोस्तों लेट्स गो यार। आज अपने लोग का जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन से आगे बढ़ेगा। सर अभी तक क्या डिस्कशन हुआ था वो एक बार आप बताना। ओके जी, तो मैं पहले 10 मिनट 15 मिनट ले लेता हूँ समराइज करने के लिए ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्नड एंड डन इन अवर प्रीवियस क्लास, एंड उसके बाद जो है हौले हौले आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत को। एक मिनट एवरीबॉडी, शुरू से शुरू करते हैं एवरीवन। तो बात ऐसा है, ध्यान से देखना आप लोग कि अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। ये चैप्टर थर्ड चैप्टर है इन द इंडिया डेवलपमेंट सीरीज। इन द सेंस कि अपने पहले तो 1947 वाला स्थिति पढ़े थे जो कि अपना बुक में चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है ना। यार 1947 तक ब्रिटिश अपना हालत खस्ता कर दिया था, अपने लोग पढ़े थे। ऐसा कर दिया था कि भैया इंडिया जो कि फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर हुआ करता था वो अब इंपोर्टर बन चुका था, और एक्सपोर्टर बन के रह गया था रॉ मटेरियल्स का। केवल एक्सपोर्टर बन के रह गया था केवल रॉ मटेरियल्स। तो यानी कि केवल एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बनकर रह गया था। सर जी बात तो इतना बिल्कुल सही है। हाँ जी सर क्लियर है। अब पॉइंट को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब पॉइंट को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग। 1950s वाला जर्नी स्टार्ट की है जिसमें भाई नेहरू साहब जो है अपने प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि भाई इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करेगा। 1950 से 1990 के बीच में वो इंडिया का जर्नी डिसाइड करते हैं कि इंडिया जो है 1950 से 1990 के बीच में किस तरीके से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा एंड फलाना बातें, ठीक है ना। पर दोस्त हुआ क्या अल्टीमेटली, इंडिया का हालत खराब हो गया था। हाँ 1950 से 1990 सेकेंड चैप्टर में अपने पढ़े थे कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें अच्छी हुई का जैसे एग्जांपल अपना ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी गुड प्रशांत, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय जिसके दरमियान अपना इंडिया जो इंपोर्ट करता था यूएसए से फूड ग्रेन्स वो अब एक्सपोर्टर बन गया था। गुड। लेकिन यार ओवरऑल में अपना हालत जो है इतना खराब हो गया था कि इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनकर ही रह गया था। फिर अपने आए 1991 का। एक्चुअली उस समय इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था इंडिया के पास 1990 में कि यार इंडिया जो है अपना 2 हफ्ते का जो है तेल को खरीद सके। सोचो कंट्री रुक जाएगा साहब। फिर इंडिया को क्या करना पड़ा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाना पड़ा, मालिक लोन दे दो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोला कि देखो लोन देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन तो ले लो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोलते देख लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लोन तो तुम ले लो, कूल। लेकिन अंडर 3 कंडीशंस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारे सिलेबस में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उसके ऊपर जो चर्चा है वो बहुत कम है कंपेयर टू द फर्स्ट टॉपिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है दोस्त फ्रीडम देना। क्या देना? फ्रीडम देना प्राइवेट सेक्टर को। और ये जो फ्रीडम देने का तरीका है ना, ये अलग अलग तरीका है, अलग अलग सेक्टर है, नहीं समझे। आज बिजनेस सेक्टर अलग हो गया, बैंकिंग सेक्टर अलग हो गया। तो ये जो फ्रीडम देने का तरीका है ये एकदम अलग अलग है। हम लोग उसी में से एक तरीका आज पढ़ने वाले, बट है ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अपने पढ़ते हैं हालत एक एक करके सारे सेक्टर्स का, ठीक है ना। ये तो हम लोग पढ़े थे 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जरूरत क्यों पड़ा था, है ना। रीजन था क्योंकि इंडिया साइड होते जा रहा था, क्योंकि इंडिया साइड होते जा रहा था। ऐसे याद रखना, क्योंकि इंडिया साइड होते जा रहा था, क्योंकि इंडिया साइड होते जा रहा था। सर साइड होते जा रहा था का मतलब क्या है आपका? फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो गया, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट चल नहीं रहा था ठीक से, उधार का डेट बर्डन, डेट ट्रैप, जिसमें क्या है आप उधार चुकाने के लिए उधार ले रहे हो, गवर्नमेंट का वो हालत आ गया। और फाइनली इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इकोनॉमी में पैसा बहुत सर्कुलेट हो गया था। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में जब पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गया था तो उसकी वजह से क्या होगा, चीजों का दाम बढ़ेगा या शॉर्ट हो गया। आज आप लोग सोच के देखो ना, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, सबके हाथ में ही पैसा है। तो भाई साहब अगर सबके हाथ में पैसा है,
भाई साहब अगर सबके हाथ में पैसा है तो इकोनॉमी में दिक्कत होगा कि अच्छा दिक्कत होगा। समझ आ गया? तो जो अभी तक का जर्नी रहा था वो क्विकली एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, उसके बाद अपने आगे बात करें। अपने पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जिसका नाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। ये चैप्टर पहला दो चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है। क्यों कुंदन? क्योंकि अपने पहला चैप्टर में पढ़े थे 1947 तक का हालत कि 1947 में जाते जाते ब्रिटिश ने कैसे इकोनॉमी को खस्ता कर दिया। इकोनॉमी क्या हो गया था आशुतोष? स्टैग्नेट हो गया था। क्या हो गया था? स्टैग्नेट, रुक चुका था पूरा। फिर दिया, उसके बाद क्या हुआ था अपने 47 के बाद गवर्नमेंट बोला इंडिया आजाद। नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर बनते, नेहरू साहब बोलते कि मैं इंडिया को चलाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल से चलाएगा। 1990 तक फट गया उनका भी, उनका तो डेथ पहले ही हो गया था, बट बाद में जो गवर्नमेंट आई, सरकारें आई, सबका हालत खराब। अब सबको समझ में आ गया था यार कि इकोनॉमी हमसे चल नहीं रहा है। सबको समझ में आ गया था कि भैया इकोनॉमी हमसे चल नहीं रहा है। इंडिया का हालत इतना खराब, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ प्रशांत, ट्रिक था साइड। 1991 में रिफॉर्म्स लाना पड़ा, 1991 में रिफॉर्म्स लाना पड़ा, जो थर्ड चैप्टर है कि क्या बदलाव लाया। थर्ड चैप्टर क्या है? क्या बदलाव लाया? क्योंकि जब गवर्नमेंट 1947 से 1990 में मैनेज कर रहा था, इकोनॉमी पूरा खराब हालत में हो गया था। क्यों? वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े। 47 तक फर्स्ट चैप्टर, 47 से 1990 का फेज अपना सेकेंड चैप्टर, 91 से थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर बना ही क्यों? क्योंकि रिफॉर्म्स आया देश में। 91 में रिफॉर्म्स आया। कब आया? 91 में। मैं भी रिवाइज करवा रहा हूं दोस्त पहले का, अभी पहला 5-7 मिनट यही चलेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मेन आज का जो लर्निंग है 91 तक। अब भैया 91 के बियॉन्ड रिफॉर्म्स आया। अब ये जो 91 में रिफॉर्म्स लाने का दरकार पड़ा, वो क्यों पड़ा? ये हम लोग अब थर्ड चैप्टर में घुस गए। किसमें घुस गए? थर्ड चैप्टर में। 91 में रिफॉर्म्स लाने का दरकार पड़ा। अब रिफॉर्म्स लाने के लिए पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर तब हुआ करते थे, कौन थे? मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब बोलते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ओ मालिक गिव मी सम मनी, गिव मी सम सनशाइन। क्यों? क्योंकि आईएमएफ, क्योंकि इंडिया का हालत खस्ता था उस समय। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोला जा पैसा दिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोला जा पैसा दिया, लेकिन 3 कंडीशन है। लेकिन 3 कंडीशन। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मनमोहन सिंह को 1990 में बोलता है, देख भाई मनमोहन सिंह, 3 कंडीशन है, अगर ये हो गया तो इंडिया को हम लोग $7 बिलियन का लोन दे देगा। वो 3 कंडीशन था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं चीजों को कंट्री में लाने को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। कितनी चीजें? 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सर लेकिन मनमोहन सिंह साहब को जाना ही क्यों पड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास? क्योंकि इंडिया साइड हो गया था। क्योंकि इंडिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या है एग्जाम में? रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। याद रखना, ट्रिक बता रहा है, इंडिया साइड हो गया था। समझाना नहीं, समझ में तो आएगा ही, रटाना भी है क्लास में यार मेरे को। क्या है? इंडिया साइड हो गया था। इंडिया साइड हो गया था। सर क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इंडिया साइड हो गया था। रिफॉर्म्स किस लिए लाना पड़ा? क्योंकि इंडिया, रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा? क्योंकि इंडिया साइड हो गया था। कुंदन, रिफॉर्म क्यों लाना पड़ा? प्रशांत, साइड हो गया था। राघव, सर क्या मतलब क्या सर? तब से साइड बोल रहा है, फेफड़ा दुख गया। समझो, साइड का मतलब है 4 बातें: शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डेट्स बर्डन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। SIDE, साइड। एग्जाम में अगर आ गया 1991 का पॉलिसी लाना क्यों पड़ा, तो उसका आंसर साइड है। उसका आंसर साइड है। सर एक एक करके रिवाइज करवाता हूं, ये सब पढ़ाया हुआ आप लोग को पहला 2 क्लास के दरमियान। पहला, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं बचा था उस समय कि इंडिया 2 हफ्ते का तेल खरीद सके। ऑयल से पूरा नेशन भागता है भैया, चाहे मशीनरी हो गई चाहे गाड़ियां हो गई। तो पहला पॉइंट हो गया शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला पॉइंट हो गया शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस वजह से मनमोहन सिंह साहब को जाना पड़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया को बदलाव क्यों लाना पड़ा, मनमोहन सिंह साहब को क्यों जाना पड़ा 91 में। कब?
91 में। पहला रीजन है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेकिन सर एक बात बताएं, हम बोला पूछो सर पैसा कम क्यों हो गया था इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज? इसका भी दो रीजन है। क्या क्या? वेरी गुड कुंदन, सही सुने हो फर्स्ट क्लास में। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज कम होने का दो रीजन था। एक तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 91 में, एक तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 91 में, और एक दूसरा रीजन जो है अपना यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के साथ हुआ था गल्फ वॉर। तब दोनों के बारे में याद दिलाइए क्या था, फटाफट बोल रहा हूं सुनना। इराक और कुवैत का झगड़ा हुआ, झगड़े में तेल का खर्चा हुआ, तेल का दाम बढ़ गया, इंडिया तेल खरीदता था, इंडिया को अब बेसी पे करना पड़ेगा ऑयल खरीदने के लिए। एक तो आपका खर्चा बढ़ गया, एक तो आप मुसीबत में और आपका खर्चा बढ़ गया, एक तो आप मुसीबत में और आपका खर्चा बढ़ गया। दूसरी तरफ यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर टूट गया। सर तो हमारे बाप का क्या जाता है यूएसएसआर टूट गया तो? अरे भाई इंडिया जो है अपना मेजर एक्सपोर्ट्स यूएसएसआर को करता था। यूएसएसआर का टूटना मतलब 15 कंट्री का बनना। अब हर 15 कंट्री में 15 कंट्री अपना पॉलिसी डिसाइड करेगा, तो भाई जब 15 में से 15 कंट्री अपना डिसाइड करेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट गिरा कि नहीं गिरा? एक तरीके से तो आपका इनकम कम हो रहा है, एक तरफ से तो आपका इनकम कम हो रहा है और दूसरी तरफ से आपका खर्चा बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बर्बाद। तो फॉरेन एक्सचेंज हर्ट होगा कि नहीं होगा रे भाई? पैसा आ नहीं रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, ये था पहला रीजन। दूसरा फुद्दू मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सरकारें चला ही नहीं रही थी इंडिया को ठीक से। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब सर इरादा खराब था क्या? नहीं। पार्क बना रहा है प्रशांत, अब बता प्रशांत पार्क बनवाएगा तो पैसा आएगा क्या? पार्क बनाना वेरी गुड सर, बूढ़ा लोग योगा करने जाएगा, बच्चा लोग क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, गुड। लेकिन एक बात बता प्रशांत, उससे कोई पैसा आएगा क्या? वो ऐसा खर्चा कर रहा है, पुतला बना रहा है सारा अपना अपना। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। भाई खर्चा करना पर उस चीज से जिससे पैसा भी बने। हम ये लैपटॉप खरीदा, इसका मान लिया XYZ अमाउंट है, ठीक है। अब अगर XYZ अमाउंट है इसका, हम खरीदा तो मतलब मेरे दिमाग में कि हम इससे ज्यादा बना लेगा जितना हम खर्चा किया। हम फुद्दू जैसा पबजी खेलने के लिए लैपटॉप लिया, वो भी अच्छा है अगर प्रोफेशनल गेमर बन के उतना पैसा बना ले तो, कैरी मिनाटी, समझ में? लेकिन हाँ तुम बच्चा है बाबू, तुम बड़ा हाँ इधर आओ, वो मेन गेमर ही है बाबू, कैरी मिनाटी मेन गेम बाबू, कैरी मिनाटी गेमर ही है, रोस्ट उसका साइड काम है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा बट हटाओ छोड़ो, इधर पे आओ इन। हाँ थैंक यू, बस 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 बाबू बस, अभी हम पकड़ेगा तुम लोगों को। इधर पे सुनो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर रही थी कंट्री को तो बदलाव लाना जरूरी था। डी डेट्स बर्डन, उधार चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, उधार चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। मान लीजिए तरुण गया सुंदर कन्या के साथ मूवी देखने, मान लीजिए तरुण क्या किया, तरुण प्रशांत से उधार लिया, प्रशांत को बोला भाई 500 रुपया दे दे, तेरा तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम हमको ही दे दे 500, मेरा कुछ हो। अब ध्यान से समझ रहा है कि ये 500 रुपया बनाएगा, बनाना भी तो चाहिए जिससे ये चुका पाए प्रशांत का, पता चलो और खर्चा कर दिया। अब प्रशांत बोल रहा भाई पैसा ला, तो ये जाके कुंदन को बोल रहा कुंदन 500 देना, और कुंदन से पैसा लेकर इसको चुका रहा है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या? डेट ट्रैप। बस तरुण की जगह पे गवर्नमेंट को समझ लो, और वो सुंदर कन्या की जगह अनप्रोडक्टिव खर्चा समझ लो। गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव खर्चा किया, पार्क बना रहा है, जिसकी वजह से उतना पैसा ही नहीं आया, डेट्स बर्डन। और फाइनली एक बात समझो, इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट दिक्कत में होता है, गवर्नमेंट क्या करता है? नोट प्रिंट करता है, नोट प्रिंट कर दिया जोर से, सबके हाथ में पैसा आ गया। अरे भाई सबके हाथ में पैसा होना अच्छा नहीं है, ऐसे तो फिर गवर्नमेंट खाली दिन भर बैठ के पैसा छापे, सबके हाथ में पैसा दे दे, जाओ अपना घर खुश रहो। गलत है ना वो? सर क्यों गलत है? सबके हाथ में पैसा है। अपने क्लास 11 इकोनॉमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। Resources are limited, wants are unlimited. Chapter number 1, Introduction to Economics, class 11. हाँ या ना? जो लोग एनसीईआरटी पढ़ा उन लोग तीसरा पेज में पढ़ा होगा, जो लोग मेरा मटेरियल से पढ़ा है उन लोग को हम लिखवाया था। समझ आ गया ना? तो भाई हम क्या बोल रहे हैं तुमको,
कि प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो जब गवर्नमेंट पैसा सबको दे देती है तो सब प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। भाई जब सब खरीद सकता है तो सबको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं। तो प्रोडक्ट का दाम क्या करना पड़ेगा? सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। यही तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। और पैसा प्रिंट करने को क्या बोलते हैं प्यार से? बोलो, वर्ड यूज करो। वेरी गुड, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आप नोट्स प्रिंट करते हो, मैक्रो वाले क्लास में बताया था, संडे वाले क्लास में, जब आप नोट्स प्रिंट करते हो, क्लियर है ना? ये है सर बातचीत, क्लियर है। तो ये था, मैंने लास्ट डे का आपको रिवाइज करवाया, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब गवर्नमेंट के पास रखा गया 3 ऑप्शन। कितना? 3। मनमोहन सिंह साहब को बोला, देखो ये है मनमोहन सिंह साहब और ये है IMF और वर्ल्ड बैंक। बोला भाई देख 3 चीजें हैं जो तेरे को करनी पड़ेगी। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सर क्या है ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? याद दिला दे रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा पहला फोकस रिवाइज करवाने पे है, फास्ट जाएंगे। अब लिबरलाइजेशन का मतलब खुला छूट देना। लिबरलाइजेशन का मतलब, यार IMF वर्ल्ड बैंक फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहा है, एक्चुअली सेकंड चैप्टर में अपने पढ़े थे, गवर्नमेंट हर चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को बोलता था हमसे परमिशन लो, हर चीज के लिए हमसे परमिशन लो, लाइसेंस हमसे आके लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट के अगेंस्ट ये सब प्रोडक्ट्स मत बनाओ। अरे हर चीज में रोक रहा है। तो भाई फ्रीडम तो क्या? फ्रीडम तो मेरा गया रुक। अब जब मेरा फ्रीडम गया रुक तो प्राइवेट सेक्टर बोलता है भाई हमको बिजनेस ही नहीं करना इस कंट्री में। एक तो बोला सुनो तुम लोग ना प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दो, हर चीज का क्या लाइसेंस मांगता है भिखारी जैसा। पहला बात। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट का काम है वो है कंट्री को मैनेज करना। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्री में बिजनेस करती फिर रही है और जिस वजह से कंट्री का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ठीक से प्रॉफिटेबल बिजनेस बना नहीं पा रही है। बोला क्या सुनो तुम लोग का जो लॉस मेकिंग बिजनेस है ना, चलो प्राइवेट सेक्टर को बेचो जाके, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट अपना बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर को बेचने लग जाते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। जाओ जाके सबसे बातचीत करके आओ, फॉरेन वर्ल्ड के साथ रिश्ता तोड़ रखे, इंपोर्ट होने नहीं देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे नहीं। जाओ जाके ग्लोबलाइजेशन करो, वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनाओ, वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनाओ। LPG। अब मैं अगर सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि सीधा बात है नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भाई सीधा सा बात है प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से इतना कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। जो लास्ट 2 क्लास में अपने इस चैप्टर पे देख लिए, सबसे खतरनाक है लिबरलाइजेशन। कशिश सबसे खतरनाक है लिबरलाइजेशन। तो आइए एक बार लिबरलाइजेशन रिवाइज करें, फिर मैं जोर से भागूंगा। लिबरलाइजेशन। अब यार एक बात समझने की कोशिश करना, लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम देना। क्या करना? फ्रीडम देना, थोड़ा सा चीजों को आसान करना, चीजों को थोड़ा सा आसान करना, थोड़ा सा चीजों को आसान करना। लिबरलाइजेशन का मतलब है चीजों को थोड़ा सा आसान करना, फ्रीडम देना। अब भाई सुनो एक एक करके बात, इसको याद रखने का तरीका है। अच्छा, अब गवर्नमेंट चीजों को कहां कहां आसान किया या गवर्नमेंट कहां कहां पे छूट दिया? गवर्नमेंट तो छूट दिया ना, आसान किया चीजों को। किस किस सेक्टर में? किस किस सेक्टर में? याद रखना फिट। क्या याद रखना? फिट। क्या याद रखना? फिट। पहला ट्रिक था साइड, दूसरा ट्रिक है फिट। साइड और फिट मिलके हो गया साइड फिट। साइड फिटिंग होता है ना, जैसे साइड फिट, साइड फिट, साइड फिट। ये वर्ड आपसे आपके लिए ज्यादा मीनिंग होना चाहिए। साइड का मतलब क्या था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा। ट्रिक इज साइड, ट्रिक इज साइड। एस शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आई इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डी डेट ट्रैप, ई इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इस वजह से लाना पड़ा। कहां लाना पड़ा? फिट। कहां लाना पड़ा? फिट। कहां लाना पड़ा? फिट। फाइनेंशियल सेक्टर में फिट में 2 F है 2 T है। आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में, टैक्सेशन सेक्टर में और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। यहां पे बदलाव लाया।
सिलेबस में भाई आएगा आशुतोष की क्या बदलाव आया, वो तो नेक्स्ट बात है ना, बदलाव लाना पड़ा। यहां तक सभी को सब कुछ चमका क्या, हाँ ना एवरीबॉडी, तब आगे याद करवाए, क्योंकि याद करवाना है भाई। देख लो मेरे को पर्पस ये नहीं है कि सर टॉपिक स्लो हो गया, घंटा फर्क पड़ता है मेरे को स्लो होने से, बहुत टाइम अपने हाथ में। इंपॉर्टेंट है भैया, समझ आया क्या सभी को? मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज रिवीजन चल रहा है, तो देयर इज ओनली सो मच टाइम आई कैन गिव इट टू। ऑनलाइन वालों ओके, प्राची वेरी गुड, ओके कृष्णा, अनिकेत, बाकी सारे दोस्त चैट में जवाब फेंक के मारो, ओके पुलकित, ओके कनिष्क, ओके वैष्णवी, सही है दोस्त, पे अटेंशन एवरीबॉडी। ओ कॉफी विद करण, क्या बात है, बाहर में तुम इस तरफ आओ। आशुतोष नेक्स्ट टाइम ना तुमको इधर बैठाएगा, इधर इधर, या फिर मैं भी इधर, चल तुम बैठ जाओ। अभी इधर से सुनना बात, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, हो गया? हाँ जी, अभी सुनना, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं ये बदलाव कहाँ का आया, एक एक करके देख रहे हैं हम लोग ये बदलाव कहाँ का आया, एक एक करके कहाँ का आया, तो वो तो देख लिया। फिट क्या, फिट क्या, फिट फॉरेन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आई हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, टी हो गया टैक्सेशन सेक्टर, और फिर से ट्री हो गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। हाँ या ना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या बदलाव लाया, क्वेश्चन है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या बदलाव लाया। इसका ट्रिक था फेयर, क्या ट्रिक था, फेयर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या बदलाव लाया, इसका ट्रिक क्या था, फेयर, FARE, FARE, FARE। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहला पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया वाज रेज्ड टू अराउंड 51%। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, कि जो फॉरेन कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग हैं जो इंडियन बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, अब वो इंडियन बैंक्स का टोटल कैपिटल का 51% हो सकता है। सर नहीं समझ में आया ये वाला बात। मान लो कि इंडिया में 10 करोड़ रुपया बैंक्स में इन्वेस्टेड है, पहले था 25%, मतलब कोई विदेशी 2.5 करोड़ तक ही बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। ऐसा इसलिए जिससे इंडियंस का मेजोरिटी बना रहे। बाद में गवर्नमेंट बोला ये सब कथा टेके होबे ना, ऐसा सोचने से होगा नहीं, तो 51 कर दिया गया। क्या हो, और पैसा डालो जिससे इंडिया में पैसा आएगा ना बैंक्स में, पहला पॉइंट। दूसरा, पहले क्या होता था, अगर एक बैंक को नया ब्रांच खोलना है ना, कम से कम 3 साल लगता था, परमिशन लेना पड़ता था, चिट्ठी लिखना पड़ता था। अब बोला कोई पूछना नहीं है, जाओ नया ब्रांच ही तो खोल रहा है, खोल ले। ऑटोनॉमी, फ्रीडम, आर, रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई जो है पहले रेगुलेटर का काम करता था। रेगुलेटर मतलब एक स्ट्रिक्ट पेरेंट, नहीं तुम नहीं जाएगा खेलने, हट, ये आरबीआई करता था। रेगुलेटर क्या, रेगुलेटर मतलब वो बताता था कि कोई चीज क्यों नहीं करना है। बाद में आरबीआई को गवर्नमेंट बोला, ओ भाई अब फैसिलिटेटर बनो। क्या बनो, फैसिलिटेटर, मतलब आर का मतलब रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब बाबू पढ़ाई कर लो फिर चले जाना खेलने। फैसिलिटेटर मतलब खेलने तो तुमको जाना ही है, बट अब तुमको बता रहा है कि तुम कब जा सकता है, कैसे कर सकता है ये काम को। फैसिलिटेटर, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। और ई 1991 तक इंडिया में प्राइवेट बैंक ही नहीं थे। प्राइवेट बैंक का परमिशन दिया कि जाओ प्राइवेट बैंक सब बैठ सकता है। हाँ, प्राइवेट बैंक बैठाने के लिए वैसा नहीं है कि कल को कशिश बोली सर प्राइवेट बैंक खोलना, बताइए व्हाट इज द प्रोसेस। भाई उसमें चाहिए 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ऐसा 3-4 कंडीशन है, फिर अपना तुम प्राइवेट बैंक खोल सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो ये हो गया फेयर, ये हो गया फेयर। ये था दोस्त फाइनेंशियल सेक्टर का बदलाव। किस सेक्टर का बदलाव, फाइनेंशियल सेक्टर। मैंने लास्ट डे बहुत डिस्कस किया था अंदर घुस के, आज मैं खाली ऊपर ऊपर भागूंगा क्योंकि आज रिवीजन चल रहा है। थर्ड पार्ट में, मैं लास्ट पार्ट में जब मैं आऊंगा तब मैं डिटेल में बात करूंगा क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या बदलाव आया, फेयर। क्या आया, फेयर। क्या आया, फेयर। एफ था पहला बात, फॉरेन एक्सचेंज लिमिट जो था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट 51% कर दिया। ए का मतलब ऑटोनॉमी टू द बैंक टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। आर, रोल ऑफ आरबीआई चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले आरबीआई कोई काम नहीं करना है वो बोल देता था, अब आरबीआई बोला ऐसे कर सकते हैं। और फाइनली ई मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ई मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ई मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो, क्लियर है क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्लियर है क्या? फेयर है सर। तो यहां पर जो बातचीत है वो ये है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को रेज कर दिया गया 51% तक। ए ऑटोनॉमी टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। आर आरबीआई रोल फ्रॉम फैसिलिटेटर। और ई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये था फाइनेंशियल सेक्टर, ये था करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में बड़ा क्यूट रिफॉर्म्स लाया था, बड़ा क्यूट रिफॉर्म्स। दो ठो, कितना ठो? दो ठो। पहला रुपी डिवैल्यू कर दिया, रुपी डिवैल्यू कर दिया। रुपी डिवैल्यू कर दिया का मतलब समझ में आया क्या हुआ? अपना कंट्री का, इंडियन रुपी का इज्जत गिरा दिया। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर आप गलत बोल रहे हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। इंडियन रुपी का इज्जत गिरा दिया। अरे सर इंडिया को बेटर करना तो इंडियन रुपी का इज्जत गिरा दिया। हाँ, काय को वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। और दूसरा मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले रट्टा तो मार लो, क्या आशुतोष? समझना तो बाद में होते रहेगा, रट्टा मार लो। फॉरेन सेक्टर में कितना रिफॉर्म्स आया? दो। कितना? दो। पहला था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी और मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट हुआ करता था। इसका मतलब मान लो गवर्नमेंट आज सुबह उठा, राइट, सनी डे, चलो आज 50 रुपये पर डॉलर। अरे आज बारिश हो रहा है, 60 रुपये पर डॉलर। मतलब गवर्नमेंट अपने मन से रेट फिक्स करता था। बट डॉलर को आप एक प्रोडक्ट की तरह सोचो, डॉलर को आप एक प्रोडक्ट की तरह सोचो। डॉलर को भी तो आप खरीद ही रहे हो ना, यूएस डॉलर को। एक बात बताना, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिटरमाइन करना चाहिए? उसका सरकार जबरदस्ती की मार्केट? अब गवर्नमेंट बोला हाँ बाबू मार्केट ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि मार्केट से आपको पता चलेगा कि उसका डिमांड कितना और उसका सप्लाई कितना है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका रेट हाई होगा। उसका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका रेट लो होगा। गवर्नमेंट ने बोला मालिक माफ करो, क्योंकि लोग खुश नहीं होते थे ना, यूएस वाले बोले तो यार ये इंडियन गवर्नमेंट समझ ही नहीं रहा, डॉलर का डिमांड ज्यादा है पर बोलता है $1 50 होगा तभी बिजनेस करेगा वरना नहीं करेगा। गवर्नमेंट बोला माई बैड, अब से जो मार्केट बोलेगा वो अपन करेगा। पहला डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। देखो रुपी का इज्जत इसलिए गिराया, मैंने लास्ट डे आपको एग्जांपल दिया था। इससे क्या हुआ, फिर से दे देता एग्जांपल। मान लो इंडिया में एक प्रोडक्ट 1000 रुपया का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 1000 रुपया का। एक यूएस में बंदा बैठा है, अभी $1 चल रहा है, मान लो 50 रुपया। कितना चल रहा है? 50। एग्जाम्पल दे रहा है। तो अगर $1 50 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया कितना डॉलर चल रहा है? 1/50, हाँ या ना? अरे भाई उस बंदे को पहले 1000 रुपया खरीदना पड़ेगा। इंडिया से माल लेना है तो क्या खरीदना पड़ेगा? पहले रुपया खरीदना पड़ेगा, फिर माल खरीद पाएगा, हाँ या ना? तो उसको कितना डॉलर लेकर आना पड़ेगा? 1000 इंटू 1/50, यानी उसको $20 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? जब वो $20 लाएगा तो उसको 1000 रुपया मिलेगा। मतलब उस प्रोडक्ट का दाम उसके लिए कितना हुआ? उस प्रोडक्ट का दाम उसके लिए $20 हुआ। उस प्रोडक्ट का दाम उसके लिए कितना हो गया? $20 हो गया। एक मिनट, अब अगर उस प्रोडक्ट का दाम उस बंदे के लिए $20 हो गया, उस प्रोडक्ट का दाम उस बंदे के लिए $20 हो गया, समझने की चेष्टा करना आप लोग। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या गेम खेला इधर सुनो। इंडियन गवर्नमेंट बोला मित्रों आज रात 8 बजे से $1 100 रुपए का हो जाए। अब उसी पर्सन को 1 रुपया खरीदने के लिए कितना डॉलर देना पड़ेगा? 1/100। अब वही 1000 रुपया का माल उसको कितना में मिल जाएगा? फॉरेन बंदे को $10 में। इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? उसके लिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये क्यों हुआ? क्योंकि रुपये का इज्जत घटाया। $1 में पहले 50 रुपया आ जाता था, फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट बोला ना 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 ना, $1 में 100 रुपया आएगा। तो रुपये का तो इज्जत घटाया ही ना। $1 में 50 रुपया मिलता था, अब $1 में 100 मिल जाएगा, तो रुपये का इज्जत तो घटाया ही ना। बट घटाने से क्या हुआ? प्रोडक्ट सस्ता हो गया ना, एक्सपोर्ट बढ़ गया। पर्पस क्या था? फॉरेन एक्सचेंज लाना, फॉरेन एक्सचेंज लाना। ओ सर ये बात है। तो ये था फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक सभी को चमका क्या? हाँ या ना? थोड़ा फास्ट जा रहे हैं एवरीबॉडी, हाँ या ना?
ऑनलाइन वालों हाँ या ना, या रिवीजन चल रहा है तो फास्ट जाना पड़ रहा है? अगर ये बात है तो अभी आगे बात करते हैं। अब आया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर मेरे से पूछोगे ना सर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आया हुआ है, बताओगे क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ, ठीक है ना? अगर परसेंटेज में बोले तो हर 100 में 90 बार ये आता है। चलिए बात करते हैं। अभी तक अपने कितना ट्रिक पढ़े हैं? 3। साइड फिट फेयर, साइड फिट फेयर, साइड फिट फेयर। चलिए आगे बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्रिप। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बदलाव लाया उसके लिए ट्रिक क्या है? ड्रिप 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 ड्रिप। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो बदलाव लाया, तो सबसे पहले क्या पता है? गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर रखा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट 1955 सेकेंड चैप्टर में अपने पढ़े थे। गवर्नमेंट बोल दिया था कि सुनो भाई, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल बिजनेसेस ही बना सकते हैं, बड़े बिजनेसेस उन प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। अब बड़े बिजनेसेस को खराब लगता था, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, लॉस में रहता था। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यार हम लोग कैसे रोक सकता है किसी को कोई प्रोडक्ट बनाने से। गवर्नमेंट बोला मित्रों माय बैड, डी रिजर्वेशन। क्या? डी रिजर्वेशन। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाता है वो कोई भी बना सकता है, मैन्युफैक्चर करो, एंजॉय लाइफ। इससे प्राइवेट सेक्टर को मजा आएगा ना कि हाँ अब हम इस चीज में बेटर है, अब हम दिखाता है दुनिया को। डी रिजर्वेशन। दूसरा, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सर इसका मतलब क्या है? रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है सर? पहले आपको पता है 17 ऐसे बिजनेसेस थे। कितने? 17। कितने? 17 ऐसे बिजनेसेस थे जिसको गवर्नमेंट बोलता था प्राइवेट सेक्टर को कि ये तुम लोग इस तरह आंख भी मत उठा के देखना, ये बिजनेस तुम लोग कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। बाद में आज के डेट पर ये लिस्ट 3 पर है। कितने पर है? 3 पर। आज सिर्फ 3 ऐसे बिजनेसेस है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। वो 3 बिजनेसेस जिससे गवर्नमेंट को डर लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है जिससे गवर्नमेंट को? अरे नहीं, जिससे गवर्नमेंट को DAR, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये तीनों को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ये सब कुछ छोड़कर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का अर्थ है गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का अर्थ है गवर्नमेंट सेक्टर। यानी कि ये हो गया 2 पॉइंट। डी आर ड्रिप था, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI, आर रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तीस इंडस्ट्रियल लाइसेंस अबॉलिशिंग। मालिक माफ कर दो, हम लोग पहले तुमसे लाइसेंस मांगता था। अरे हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए भाई? नहीं, अब नहीं चाहिए। सिलेक्टेड बिजनेस के लिए लाइसेंस देना, सिलेक्टेड बिजनेस के लिए लाइसेंस देना, बाकी करो जो करना है। ठीक है? जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री तुम खोल रहा है, डेंजरस है, लाइसेंस लो। और फाइनली प्राइस रेगुलेशन। गवर्नमेंट क्या करने लग गया? गवर्नमेंट क्या करने लग गया? ये जो प्राइस रेगुलेशन था ना, पहले गवर्नमेंट बोलता था इसका प्राइस यही रखो, यही रखो। गवर्नमेंट बोला, जैसे फॉरेन करेंसी में क्या था कि मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट को डिसाइड। ड्रिप। क्या? ड्रिप। साइड फिट फेयर ड्रिप, साइड फिट फेयर ड्रिप, साइड फिट फेयर ड्रिप, साइड फिट फेयर ड्रिप, साइड फिट फेयर ड्रिप। क्लियर है कि नहीं? साइड फिट फेयर। तुमको व्हाइट बोर्ड हर चैप्टर का नाम खाली ऐसे ही याद रहना चाहिए। हम बोला ये तो तुमको दिमाग में निकलना चाहिए, साइड फिट फेयर ड्रिप, साइड फिट फेयर ड्रिप। क्लियर है ना सर? आगे बात करें। फिर आया टैक्स रिफॉर्म। फिर आया भैया टैक्स रिफॉर्म, टैक्सेशन सेक्टर में बदलाव। ये सब अपने पढ़े हुए हैं, रिवीजन चल रहा अभी तो। टैक्सेशन सेक्टर में बदलाव आया। टैक्सेशन सेक्टर में भाई साहब क्या बदलाव आया? गवर्नमेंट देखो 2 तरीके का टैक्सेस इंपोज करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई साहब डायरेक्ट टैक्सेस वो वाला टैक्स है ना जिधर पे सीधा आपके इनकम पर टैक्स मारता है। ओए तुम्हारा इनकम कितना? 1 करोड़, चल ले टैक्स 30% ला के लेकर आ, 30 लाख देना पड़ेगा। तो तुम्हारा इनकम 10 करोड़,
तुम 30% भी दो और सरचार्ज भी दे साथ में। हाँ, अच्छा तुम कंपनी 1 करोड़ कमा रहा है, 40% देगा तुम डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ये अपने लोग देते हैं यार, अपने कोई रेस्टोरेंट में कैफे में बिल कर दिए, है ना। मेरा मेरा तो हम तो सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है पृथ्वी पे, हमको लग रहा है इतना खाने पे मेरा खर्चा हो जाता है यार। वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुंदन तुम फिर गलत समझ रहे हैं, इधर पे पॉइंट पे बात करो। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है वो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो जीएसटी है उससे लेना देना है सीधा। अब गवर्नमेंट सर इसमें क्या बदलाव लाया, पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था हमारा, गवर्नमेंट बोला सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। गवर्नमेंट जो बदलाव लाया उसको हम लोग याद करेंगे सर से। क्या ट्रिक है, सर। क्या है ट्रिक, सर। साइड फिट फेयर ड्रिप सर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर। सर ये सर क्या है, सर ये सर का क्या फुल फॉर्म है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स फाइलिंग प्रोसेस। आई का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट एक ही लॉ ला दिया है, अलग अलग टैक्सेस में सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा, और आर टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिया है। 1970 का एक अखबार में देखा था, ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म तब हो गया था, एक अखबार में देखा था जिसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 80% इनकम टैक्स लेगा। मतलब समझे, मतलब अगर 10 लाख कमा रहा है ना तो 8 लाख सरकार लेगा टैक्स में। इतना भिखारी हो गया था गवर्नमेंट। टैक्स फिट फेयर ड्रिप सर, टैक्स फिट फेयर ड्रिप सर, टैक्स फिट फेयर ड्रिप सर, टैक्स फिट फेयर ड्रिप सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ सर। इसमें जो एस आई आर है आपका, एस है सिंप्लीफिकेशन, आई है इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म, और आर है रिडक्शन इन टैक्सेस, आर है रिडक्शन इन टैक्सेस। साइड ड्रिप फेयर फिट सर, साइड ड्रिप फेयर फिट सर। क्लियर है ना, जी सर बिल्कुल सर। ऑनलाइन वालों हाँ या ना, ऑफलाइन वालों हाँ या ना, यार रिवाइज हो रहा है ना, हाँ जी सर, कम ऑन यार। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ गाली मत देना, रिवीजन चल रहा है तो स्पीड पे ही चलेगा, स्लो रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं। ओके भाई, साइड फिट फेयर ड्रिप सर, ओके। अभी ध्यान से सुनना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स अब अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें सरकार क्या बदलाव ले आया, हाँ फायर है, फायर क्या है, फायर। साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर। सर ये फायर क्या हो गया, फायर। तो अभी यहां पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या किया, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला बात तो गवर्नमेंट ना कोटा हटाया, क्या हटाया, कोटा, फास्ट रिमूवल ऑफ कोटा है। सर व्हाट इज कोटा, कोटा का मतलब है, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता था। मान लो आशुतोष को फ्रिज का बिजनेस करना है, रेफ्रिजरेटर का। अब गवर्नमेंट को दिक्कत है इस बात से कि आशुतोष इंडिया से फ्रिज परचेज करने की जगह विदेश से ला रहा है। आशुतोष को बोलता था ठीक है कोटा है 10 से ज्यादा फ्रिज ही नहीं खरीद सकता बाहर से। गवर्नमेंट ये कोटा हटा दिया, कोई क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं, खरीद आशुतोष 1000 खरीद, 10,000 खरीद, जितना खरीदना खरीद। फास्ट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, फास्ट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। दूसरा जो टैक्स गवर्नमेंट लगाता था वो था इंपोर्ट ड्यूटी, क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी। हेलो एवरीवन, दूसरा टैक्स जो सरकार लगाता था वो क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी। उसको कम कर दिया, पहले 70% टैक्स लगाता था, अब 17% टैक्स लगा, 17 to 17 लगभग। आई नेक्स्ट है आर। पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस अभी भी लेना है, इंपोर्ट लाइसेंस अभी भी लेना है, लेकिन पहले जो जितना रिक्वायरमेंट था ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड था, अब वो सिंपल हो गया। तो रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट, रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, 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 relaxation in the import licensing system. और E, export duties removed, E, export duties removed, E, export duties removed, E, export duty removed। इसका क्या मतलब है सर, एक्सक्यूज मी, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव का क्या मतलब है सर।
गवर्नमेंट सोचा कि हम लोग तो फुद्दू है, प्राइवेट सेक्टर माल बेच रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, गवर्नमेंट इन लोग से टैक्स ले रहा है। गवर्नमेंट बोला माफ कर देना, अब से जो लोग माल बेचेगा बाहर, वो लोग तो इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, उनसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर है ना? ओके, तो यानी कि अपने लोग का हो गया, अपने लोग का हो गया साइड फिट फेयर, फिर उसके बाद था ड्रिप सर, और फिर फायर। साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर, साइड फिट फेयर ड्रिप सर फायर। ये अपने लोग का ट्रिक हो गया है, ये अपने लोग का ट्रिक हो गया। फिर प्राइवेटाइजेशन, बहुत सिंपल, गवर्नमेंट का बिजनेसेस, ओ लिबरलाइजेशन खत्म सर, हाँ खत्म। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल, गवर्नमेंट का बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को बिक रहा है, खत्म। गवर्नमेंट का बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को बिक रहा है, हाँ जी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना शेयर्स सेल कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो सर क्या डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का एक ही डेफिनेशन है? यस। हाँ, बस एक छोटा सा फर्क है, बता देते हैं। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट पब्लिक को भी बेच सकता है और बिजनेसमैन को भी बेच सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब बिजनेसमैन को बेच रहा हो, छोटा सा बात, उतना बड़ा बात नहीं है। बट हाँ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। मॉडर्न ब्रेड सबको ही खाया यहां पर, हाँ या ना? वो गवर्नमेंट का हुआ करता था, गवर्नमेंट बाद में टाटा को बेचा था। ओ सर, ये बात है, हाँ क्लियर है। अभी तो अरे गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइज किया ना, टाटा से एयरलाइन ले लिया था, अब वापस टाटा को उसका एयरलाइन वापस बेचा, एयर इंडिया। क्लियर है क्या? प्राइवेटाइजेशन खत्म। बोला था ना मैं, सबसे छोटा प्राइवेटाइजेशन है। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है मतलब एक डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब दुनिया भर से रिश्ता बनाओ, दुनिया भर से रिश्ता बनाओ। ऐसे अलग अलग बैठा रहेगा तो चलेगा नहीं। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन में कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नया मशीनरी, नया टेक्नोलॉजी बाहर से आएगा, अगर बाहर से रिलेशन बना तो। जो लोग खराब बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बाहर से आया हुआ बिजनेसेस के साथ कॉम्पीट नहीं कर। आज स्मॉल बिजनेसेस क्या, आज ये जो स्मॉल दुकानदार आपके पास, वो स्पेंसर से कॉम्पीट कर पाएगा क्या? ग्लोबलाइजेशन, तो इसका प्रोज और कॉन्स दोनों है, प्रोज और कॉन्स दोनों है। दोस्तों रिविजन खत्म। अरे भाई क्लास नहीं खत्म हुआ, बुक खुला रख, जा रहा है भाई। रिविजन खत्म हुआ, अब तो क्लास स्टार्ट होगा, क्लियर है ना? हाँ जी सर, खत्म भी हो जाएगा जल्दी। अभी बात कर रहे हैं हम लोग WTO का, WTO का, WTO का, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यार इसके पहले ना क्या देखो क्या हुआ था ना, अब एक कंट्री से दूसरा कंट्री का माल खरीदना बेचना हो रहा है। अब आप लोग एक बात समझना, मान लो इंडिया के अंदर, मान लो तरुण एक बिजनेसमैन है, कुंदन को एक प्रोडक्ट बेचा, चीटिंग हुआ, तो ये लोग इंडिया का कोर्ट में ये लोग केस कर सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट। भाई मान ले इंडिया और यूएसए में ऐसा सेम हो गया तो इंडिया का बिजनेसमैन यूएसए का बिजनेसमैन को बोका बना दिया, अब वो बेचारा केस करेगा, कहां केस करेगा? दिक्कत है। तब WTO बोला, एक्चुअली WTO के पहले गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट इसमें प्रॉब्लम बड़ा था, पहले तो गैट में बहुत ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड थे नहीं, ऊपर से गैट में सर्विस का सेल नहीं इंक्लूड होता था। मतलब मान लीजिए कि कशिश अपना एक ऐप बनवा रही है, अब मैं कशिश को एक सर्विस प्रोवाइड किया ऐप डेवलपमेंट का, तो अगर कशिश और मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो गैट के अंदर कवर नहीं होता, क्योंकि ये तो सर्विस है। भाई बिजनेस में तो सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना कोमल जी? तो WTO बोला हम संभालेंगे, गैट फैट सब बंद। 1995 में आया WTO, 1995 में आया WTO, 1995 में आया WTO। दोस्तों 1995 में दुनिया में 2 मेजर चेंजेस आया था, 2 मेजर चीजों का इवोल्यूशन हुआ था, 2 मेजर चीजें पैदा हुई थी, एक WTO और एक हम दूसरा। मेरे बारे में सिलेबस में नहीं आएगा, WTO सिलेबस में। तो पॉइंट इज WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि भाई कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो, कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो तो मैं संभाल लूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कोई भी इंटर कंट्री ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है तो मैं संभाल लूंगा। आओ बात करते। फाउंडेड इन 1995, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके सर, ये किस लिए बना था? अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हटाओ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नहीं समझे? मतलब अगर मैं एक कंट्री हूं WTO के अंदर, आप भी एक कंट्री है WTO के अंदर, तो मैं ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता आपको कि आपसे कोई माल मैं खरीदूं तो 80% टैक्स लगाऊं, उनसे खरीदूं तो 40%। अनफेवरेबल ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे किसी को। इंडिया तो ग्लोबल रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट था WTO का। WTO में लगभग 150 कंट्रीज है, 150 कंट्रीज के आसपास। तो एग्जाम में अगर आ गया फंक्शन ऑफ WTO, इसका भी आंसर फायर ही है। क्या है? फायर ही है। क्लियर है? इधर भी फायर ही है। फंक्शन ऑफ WTO, पहला तो फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। पहला क्या है? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो आराम से हो जाए। इंटरनेशनल बिजनेस आराम से होता है, इंटरनेशनल बिजनेस आराम से होता है, इंटरनेशनल बिजनेस आराम से होता है। पहला था फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, पहला था फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे इंटरनेशनल ट्रेड? कोई भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर नहीं। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन टैरिफ का मतलब कोटा, दोनों हटाओ। इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है वो दूसरे मेंबर कंट्रीज में माल बेच सकते हैं। और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे? यूएसए में अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो यूएसए सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, इंडिया पे स्पाइसेस अच्छा ग्रो करता है तो इंडिया से स्पाइसेस पे फोकस करे। इंडिया अपना स्पाइसेस यूएसए को दे दे, यूएसए से टेक्नोलॉजी ले ले, हर कोई अपना एडवांटेज पे खेले, सिंपल सा बात। और फाइनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फायर। ये चार है, बहुत ही बेसिक बात है, इसमें मैं कोई क्या ही बताऊं आपको। इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज मार्केट एक्सेस, रेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इन्वायरमेंटल, ये इधर पे था। अब यहां पर आएंगे बातचीत। दो तरीके के इकोनॉमिस्ट लोगों का आपस में बहस छिड़ा हुआ है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे नए, कौन से? 3 ठो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। कुछ लोग थे इसके फेवर में, जो है इसका तारीफ कर रहे थे जिन लोग, और कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि बहुत दुख हुआ ये पॉलिसी देखकर। क्लियर है ना? तो आइए दोनों का जो जस्टिफिकेशन है वो देखें। एग्जाम में आ गया तो आपसे पूछ लिया, आर इकोनॉमिक पॉलिसीज गुड फॉर द कंट्री और बैड फॉर द कंट्री? कोमल लिखती है एज पर मी इट इज गुड फॉर द कंट्री, फिर ये सब लिखेगी, घंटा कोई मतलब नहीं एग्जामिनर। अगर किसी चीज का दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है ना, तुमको दोनों लिखना पड़ेगा। कुंदन लिखता है आई डिसएग्री विद कोमल, एज पर मी इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। भाई तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, समझ आ गया? सीधा काम का बात बोलो, दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट। हाँ, अगर तुमको बोला फायदे का बात करो, अब आशुतोष जैसा बच्चा लोग दोनों लिखाता है। भाई जब बोला फायदे का तो सिर्फ फायदे का लिख, नुकसान बोला तो सिर्फ नुकसान लिख, कुछ नहीं बोला, बोला अपना ओपिनियन दे। अगर कोई बोला अपना ओपिनियन दे, तब अपना ओपिनियन देना। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, दो तरीके के इकोनॉमिस्ट लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ये खराब है। आइए दोनों का पर्सपेक्टिव को समझते क्या है नहीं। सबसे पहला, जो लोग फेवर में वो लोग बोले लार्ज, बोलो का रीजन था लार्ज, बोलो का रीजन था लार्ज। बोलो सर क्या? पहला, लोअर इन्फ्लेशन, सब एक्सप्लेन करेंगे, अभी नीचे में एक्सप्लेनेशन है। एडिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, राइज इन इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझिए, इन लोग का कहना था कि पहला इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम क्यों होगा? क्योंकि विदेश से माल आएगा। प्रॉब्लम क्या होता था? इन्फ्लेशन कब होता था? जब डिमांड लिमिटेड और सप्लाई, सॉरी, जब सप्लाई लिमिटेड और डिमांड अनलिमिटेड है। पर यार जब तुम फॉरेन से माल आने देगा तो सप्लाई भी तो बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? घटेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जब करेंसी डिवैल्यूएशन होगा
एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा हिंदुस्तान में। दोस्तों ये काम किया वो हिंदुस्तान जिसके पास 2 हफ्ते का तेल खरीदने का नहीं था, आज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर है हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये समझ लीजिए आप। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गया। आर, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का। और फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको बता दें 91 के पहले इंडिया का ग्रोथ एवरेज ग्रोथ होता था 4% 5%। 1991 के बाद इंडिया ऑन एन एवरेज 7% से ग्रो किया है, 7-8% से 10-10% का ग्रोथ भी आया हुआ इंडिया का। ये तो फेवर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में जो लोग बोलते हैं वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? लार्ज। क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? लार्ज। क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? लार्ज। एल मतलब लोअर इन्फ्लेशन, ए मतलब एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज। एल मतलब लोअर इन्फ्लेशन, ए मतलब एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज। आर का मतलब राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, और ई का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ई का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ई का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जी था ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, जी था ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, ई था, ई है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ई है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है लार्ज। चलो लिखकर बताओ लार्ज का फुल फॉर्म एवरीबॉडी। जो लोग फेवर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में थे उनका क्या कहना है? लार्ज, कम ऑन एवरीबॉडी, लार्ज, कम ऑन एवरीबॉडी। जल्दी लिख। बोले? हाँ भैया, लार्ज। एल कौन कौन लिख लिया? सभी लिख लिया? भाई आप ही बच गए। इसीलिए बोले सुनो, जागो मत आंख खोल के, मतलब सो मत आंख खोल के, सीधा सा बात है। सबसे पहले था जो लोग फेवर में बोले वो लोग बोले लार्ज। लोअर इन्फ्लेशन, ए, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज, आर, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जी, ग्रोथ इन एक्सपर्ट्स, ई, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। लार्ज, एल ए आर जी ई, लार्ज, एल ए आर जी ई, लार्ज। लोअर इन्फ्लेशन, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, और ई का था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरीबडी अगेन लार्ज का फुल फॉर्म उस उधर नहीं, बिना देखे कहीं और। फटाफट 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 फिर से लिखना है, फिर से लिख।
लार्ज हो गया। लोअर इन्फ्लेशन ए, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज आर, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ई, इकोनॉमिक ग्रोथ ई, इकोनॉमिक ग्रोथ ई, इकोनॉमिक ग्रोथ ई, इकोनॉमिक ग्रोथ। ई, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर, हो गया ना? हाँ जी सर। अब एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। एल, लोअर इन्फ्लेशन, इसका मतलब है कि यार इन्फ्लेशन रेट जो 17% था 90 में, वो 7% पे गिर गया, महंगाई कम हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज आया। इंडिया देखो ना, उस समय $100 मिलियन था, 2012-13 में इंडिया के पास लगभग $321 मिलियन पैसा खाली पड़ा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, लोगों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लग गया। सो मतलब ये तुम देखो, तुम्हारा आंख खुला का खुला रह जाएगा भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 19, इसमें $100 मिलियन था। कितना था? 100 मिलियन 1990 में। 20 साल बाद $73 बिलियन। बिलियन मतलब 100 गुना, 100 गुना। दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, प्लीज सुन लेना। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर फर्क क्या नहीं समझ आया हम लोग? आज मान लो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स है। बिल गेट्स चाहता है कि इंडिया में एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुले, जिसको माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करे, बिल गेट्स मैनेज करे। जहां पे बिल गेट्स एक्टिवली मैनेज करेगा कि ध्यान नहीं देगा, एक्टिवली मैनेज करेगा, इसको बोलते हैं एफडीआई। जब आपका पर्पस होता है डायरेक्ट और फोकस्ड मैनेजमेंट। पर मान लो वॉरेन बफे सुनता है कि यार इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहा है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स खरीद के बैठ जाता है। क्या उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट से लेना देना है? वो तो खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ का फायदा उठा रहा है, हाँ या ना? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में विदेशी लोग शेयर्स खरीदते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी लोग सीधा बिजनेस चलाते हैं, सीधा सा बात है। क्लियर है? पर दोनों केस में पैसा इंडिया में आ ही रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडिया ऑटो पार्ट्स बनाने लगा, आईटी सॉफ्टवेयर में इंडिया लीडिंग हो गया वर्ल्ड में, इंजीनियरिंग गुड्स बनाने लग गया। तो ये था ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। किस चीज का एक्सपोर्ट्स? ऑटो पार्ट्स, आईटी और इंजीनियरिंग। ऑटो पार्ट्स, आईटी और इंजीनियरिंग। सर ये याद नहीं होगा सर, हम लोग को बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स याद कर लो, खत्म। क्या इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स? ए आई, वही तो है आंसर। ऑटो पार्ट्स, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हो गया याद, खत्म। हाँ या ना? तो यानी कि ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स किस एरिया में? इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स, ए ई आई। ए ऑटो पार्ट्स, ई इंजीनियरिंग गुड्स, आई आईटी सॉफ्टवेयर, खत्म हो गया। कोर्स बढ़ गया। तो किसका बड़ा वो पूछना मत मेरे से, सर याद नहीं था। इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर। ऑनलाइन वालों याद हुआ कि नहीं हुआ यार? हाँ जी साहब। क्रिटिसिज्म, अब हम लोग देंगे गाली, मतलब नहीं नहीं नहीं, मतलब पॉलिसीज को। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो भैया क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में हो तो हम लोग देंगे डिटेल में गाली। क्या? डिटेल में गाली। क्या? डिटेल में गाली। भाई जिससे याद होगा याद करना है, खत्म कहानी, हमको इसी से मतलब है। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? डिटेल। क्या है? डिटेल। क्या है? डिटेल। लिख, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? डिटेल। लिखो सबको, लिखो डिटेल। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? डिटेल।
डिटेल क्रिटिसिज्म। पहला बात तो यार, पहला क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इस वजह से गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो बिक गया, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का बिजनेस ही बिक गया, डिसइन्वेस्टमेंट। ई, लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया। क्यों बोलो तो, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर को ताकत दोगे, वो लोग तो बकवास लोगों को एम्प्लॉय करेगा नहीं, तो नौकरियां जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट। टी, टैक्स रिफॉर्म्स। ये जो टैक्स रिफॉर्म्स था आज भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें कोई ग्रोथ नहीं, उल्टा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर गया। क्यों पता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एल, लॉपसाइडेड ग्रोथ, मतलब पूरा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका महाराष्ट्र गुजरात जैसे स्टेट्स का डेवलपमेंट हो गया, बिहार जैसे पीछे रह गए। लॉपसाइडेड ग्रोथ मतलब अनइक्वल ग्रोथ, वो तो आज भी है। क्रिटिसिज्म क्या है तरुण? डिटेल। क्या है? डिटेल। जो लोग इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, सर क्या बोल के? डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बिक जा रहा है। लेकिन सर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बिक जा रहा है तो उसमें अब आप ये पूछोगे कि खराब क्या है सर? पता है खराब क्या है? गवर्नमेंट का पॉलिसी बिकने के बारे में खराब क्या? सुनिए, पहला बात तो बात था कि 56,000 करोड़ रुपया मिलेगा, गवर्नमेंट सिर्फ 34,500 करोड़ ही खरीद कलेक्ट कर पाया। मतलब जितना सोचा था बेच के आएगा उतना आया ही नहीं। दूसरा, जो सोचा था ना कि आएगा तो ये यूटिलाइज करेंगे, उधर यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस पैसे का भी नहीं हुआ जो बेच कर आया। एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया उतना। डीई, टी, गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, भैया टैक्स रिफॉर्म की वजह से टैक्स बढ़ना चाहिए था, कोई टैक्स रेवेन्यू में इजाफा, इंक्रीज नहीं आया। ए, एग्रीकल्चर जो है कंप्लीटली वो हो गया था, इग्नोर्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कोई स्टेप्स लिया नहीं जा रहा था। सिमिलरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने लग गया, रिमूवल ऑफ मिनी। अब एक बात सर, सर हमें ये क्वेश्चन है सर, आप जो हमें ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। एग्जाम में क्वेश्चन है, आप बोल कैसे? आपसे पूछ ही सकता है ना, कैसे कैसे बोल सकते हो कि ध्यान नहीं दिया? इसका है, पहला बात, गवर्नमेंट ने एमएसपी हटा दिया कुछ कुछ जगहों पर। मतलब फार्मर्स लोग का अगर माल नहीं बिकता तो गवर्नमेंट खरीद लेगा एक पर्टिकुलर प्राइस पर, वो सपोर्ट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हटा लिया, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला कैश क्रॉप बेचो, फूड क्रॉप नहीं, जिससे बेच के पैसा है, जैसे कॉफी, टी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पहले क्या करता था, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे के सारे लोगों को जो है प्रोडक्ट मिले, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता था, इरिगेशन और ये सब पे इन्वेस्ट करता था, पावर पे इन्वेस्ट करता था। अब गवर्नमेंट पावर और इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलता था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो HYVs थे ना, उनको चाहिए था फर्टिलाइजर, केमिकल, उसके लिए पैसा चाहिए। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट किसानों के बिहाफ में कुछ पैसा खुद खर्च करता था, गवर्नमेंट को सब्सिडी छीन लिया, जिससे किसान पूरा खर्चा खुद बियर नहीं कर रहा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? गिर गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? गिर गया। सर ये बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? गिर गया। तो यानी कि आप लोग कैसे बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया? एक तो एमएसपी हटाया, एक तो आप एमएसपी हटा रहे हो। दूसरा, फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा रहे हो। तीसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब इरिगेशन पे इन्वेस्ट नहीं, इरिगेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उस पर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इरिगेशन मतलब पानी पर, जिससे आर्टिफिशियली जमीन पर पानी है, उस पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। और किधर शिफ्ट हो रहा है? कैश क्रॉप की तरफ। ये था प्रॉब्लम, शिफ्टिंग टूवर्ड्स कैश क्रॉप। सेम चीज इंडस्ट्री के साथ,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुक गया, क्योंकि पता है क्या, गवर्नमेंट का ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग बाहर से खरीदने लगे सस्ता गुड्स। आज हम लोग जैसे चाइना से खरीद रहे हैं लाइट्स वाइट सस्ता में, वो होने लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी होने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। और फाइनली नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्यों पता है, क्योंकि इंडिया ने तो बैरियर्स हटा दिया है, पर डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए में इंडिया का माल नहीं बिक सकता ज्यादा, क्योंकि वहां पे बैरियर्स है। इस वजह से इंडिया ज्यादा माल बेच नहीं पाएगा, तो ये यहां पर रुकावट है। एग्रीकल्चर में क्या था रुकावट, बोलो तो क्यों, एमएसपी हटा दिया, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गया, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, ऊपर से फर्टिलाइजर सब्सिडी जो फार्मर्स को मिलता था वो खींच लिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी से क्या होता था, किसान सस्ते में फर्टिलाइजर खरीद पाता था, अब महंगा पड़ रहा है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट मदद कर देता था, अब गवर्नमेंट मदद नहीं कर रहा है। लॉप साइडेड ग्रोथ, हर एरिया का इक्वल डेवलपमेंट। फिर ये जीएसटी फीएसटी क्या है वो आपका आएगा भाई, ये मेरे को बताना पड़ा तो अजीब ही बात है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, 5 टैक्स रेट है, 12, 8, 6, 0 और 18, 12, 10 है आपका, 0 और 28 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात है। इसकी वजह से क्या क्या टैक्सेस हट गया, वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब कुछ हट गया। जीएसटी का क्या एडवांटेजेस है, ये सारे के सारे पहले के टैक्स सिस्टम को बीट करता है। क्या करता है, बीट, BEAT, बूस्ट इन जीडीपी, क्योंकि जीएसटी की वजह से टैक्स कलेक्ट होता है, कंज्यूमर के लिए एडवांटेज है, इज इन फाइलिंग है और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कैसे है पता है, अगर मान लीजिए कुंदन ने एक प्रोडक्ट बेचा, उसका आउटपुट टैक्स जिसको कुंदन ने बेचा उसका इनपुट टैक्स बन जाएगा वो, मतलब कुंदन का आउटपुट टैक्स ऑटोमेटिकली उस बंदे का इनपुट टैक्स हो जाएगा। नहीं समझे, समझिए, सॉरी, हाँ वो फर्क नहीं पड़ता, बीट इंपॉर्टेंट है, उससे अपने को क्या लेना देना। बी बूस्ट इन जीडीपी, ई इज इन फाइलिंग, ए एडवांटेज टू कंज्यूमर, टी ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है ना, यहां पर सुनना। तो भैया ऐसा है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होता था पहले, मान लो कुंदन 1000 रुपया का एक प्रोडक्ट खरीदा, इस पर 10% जीएसटी दिया तो 100 रुपया दिया, तो भाई कुंदन ने किसी से तो खरीदा होगा ना, ये पर्सन जैसे ही अपना आउटपुट जीएसटी दिखाएगा, कुंदन को ऑटोमेटिकली इनपुट जीएसटी वो अपने वेबसाइट पर दिखने लग जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्या है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर आया डीमोनेटाइजेशन, ये डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी पर ना मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डे और डिटेल में चर्चा कर लूंगा। आज मेरा इरादा इनके ऊपर करने का नहीं है, ओवरऑल ये चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि हर बार होता है, अगले हफ्ते इस चैप्टर का टेस्ट है। डीमोनेटाइजेशन जीएसटी से क्वेश्चन देने वाले नहीं है, तो नहीं भरोसा करो, नहीं देंगे टेस्ट। उसके ऊपर उसको छोड़कर आज तक जो हुआ है होगा, लर्न करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है ना, मटेरियल आप कलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। चलो जी, गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।